उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक्स ओनली ISPW प्रीलिम्स 2026 विज्ञान प्रौद्योगिकी। सामान्य भौतिकी और दैनिक जीवन के उपयोगी रसायन विज्ञान, यांत्रिकी, अदिश और सदिश राशियाँ इसमें केवल परिमाण होता है। उदाहरण के लिए दूरी 5 मीटर, गति किलोमीटर प्रति घंटा तथा द्रव्यमान आदि। सदिश राशि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन 5 डिग्री पूर्व, वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर में, और बल जैसे कि 10 नॉटिकल नीचे की ओर। कुछ प्रमुख शब्दावली में वेग, वेलोसिटी। वेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति के समय के साथ एक विशिष्ट दिशा में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। यह उल्लेख करता है कि कोई वस्तु कितनी तेज से गति और किस दिशा में विस्थापित हो रही है। वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग डेल्टा S बटे डेल्टा T। डेल्टा विस्थापन स्थिति में परिवर्तन को बताता है, V वेग को, और डेल्टा T समय अंतराल को। त्वरण एक्सेलरेशन इसमें समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। त्वरण का SI मात्रक प्रति सेकंड वर्ग होता है। A बराबर वेग में परिवर्तन V बटे समय परिवर्तन T। संवेग मोमेंटम। संवेग एक सदिश राशि है जो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को दर्शाती है। संवेग के लिए SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यह दर्शाता है कि किसी वस्तु में कितनी गति और इसे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर mv। P संवेग, V वेग, m द्रव्यमान। संवेग के संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी पृथक निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो उसका कुल संवेग स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए केवल एक बैग के साथ घर्षण रहित जमी हुई झील से बचने के लिए एक व्यक्ति किनारे की विपरीत दिशा में बैग फेंककर संवेग संरक्षण के नियम को लागू कर सकता है। चूंकि बाहरी क्षैतिज बलों की अनुपस्थिति में वस्तु मनुष्य प्लस बैग निकाय का कुल संवेग शून्य रहना चाहिए। इसलिए बैग द्वारा प्राप्त संवेग को व्यक्ति द्वारा प्राप्त समान और विपरीत संवेग द्वारा संतुलित किया जाता है, जो उन्हें सुरक्षा के लिए फिसलने हेतु आवश्यक वेग प्रदान करता है। बल और न्यूटन की गति का नियम। बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है जिसके कारण उसका वेग या आकार बदल जाता है। यह एक सदिश राशि है। इसे न्यूटन n में मापा जाता है। न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। जब तक कोई पिंड किसी बाह्य बल द्वारा प्रभावित ना हो वह विराम अवस्था में यह सीधी रेखा में समान गति से रहता है। उदाहरण के लिए मेज पर रखी किताब तब तक स्थिर रहती है जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल धक्का आरोपित नहीं करते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम, त्वरण का नियम। किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल के समानुपाती होता है और उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह है कि दो वस्तुओं के समान त्वरण के लिए किसी भारी वस्तु पर अधिक बल लगाना होता है। समीकरण F=ma बराबर, जहाँ m द्रव्यमान है और a त्वरण है। इसी समीकरण को संवेग के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। F=p
पी में परिवर्तन बटे टी में परिवर्तन अर्थात बल संवेग में परिवर्तन की दर है। उदाहरण के लिए अधिक बल आरोपित करने से कार तीव्र गति से गति करती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए एक रॉकेट गैसों को नीचे की ओर निष्कासित करके ऊपर की ओर बढ़ता है। तीसरा नियम के अनुसार नीचे की ओर धकेली जाने वाली गैस रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलती है। घर्षण फ्रिक्शन घर्षण एक ऐसा बल है जो संपर्क में आने वाली दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह गति सतहों के मध्य स्तर पर होने वाली अंतर क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। घर्षण के प्रकार: स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन, वह बल जिसे स्थिर वस्तु को गतिमान करने के लिए दूर करना आवश्यक है। गतिज स्टाइडिंग घर्षण, काइनेटिक या स्लाइडिंग घर्षण फ्रिक्शन, वह बल जो एक दूसरे के विरुद्ध फिसलने वाली दो सतहों की गति का विरोध करता है। रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग घर्षण कम से कम प्रतिरोध प्रदान करता है चूंकि दो सतहों के बीच संपर्क समय और संपर्क क्षेत्र कम होता है। उदाहरण के लिए बॉल बेयरिंग, बॉल आंतरिक और बाहरी रिंग के बीच घूमती है। संपर्क सतह दोनों सतहों पर एक बिंदु तक सीमित होती है जिसके घर्षण बहुत कम होता है और गति प्रदान करता है। वृत्तीय गति और अपकेंद्री बल। वृत्ताकार गति किसी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति है। यह एक समान स्थिर गति या समान बदलती गति हो सकती है। वृत्ताकार गति हमेशा त्वरित होती है क्योंकि गति की दिशा बदलती रहती है। कल्पना करें कि एक पत्थर को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जा रहा है। आपको हर क्षण धागे पर वृत्त के केंद्र की ओर बल लगाना होगा ताकि वह वृत्त में बना रहे। v वेग की दिशा दर्शाता है, a अभिकेंद्री त्वरण दर्शाता है तथा पत्थर पर डोरी द्वारा लगाए गए बल दिशा दर्शाता है। कोणीय वेग है और इसे वृत्तीय गति, यह चिन्ह कोणीय वेग है और इसे वृत्तीय गति में प्रति इकाई समय में तय करने के लिए कोण के रूप में दर्शाया जाता है। केंद्राभिमुख त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित त्वरण AC बराबर v²/r। v वेग और r त्रिज्या। अभिकेंद्री बल बराबर द्रव्यमान गुणे अभिकेंद्री त्वरण। किसी वस्तु को वृत्तीय गति में रखने के लिए आवश्यक शुद्ध बल Fc बराबर mv²/r। अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स परिभाषा: अपकेंद्री बल एक बाह्य बल है जो वृत्त में घूमती हुई किसी वस्तु द्वारा महसूस किया जाता है जो जड़त्व के कारण होता है। इसे वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित किया जाता है। अनुप्रयोग: दूध की स्कीमिंग। दूध प्रसंस्करण में जब एक कंटेनर को घुमाया जाता है तो क्रीम कम घनत्व वाली अपकेंद्री बल के कारण बाहर की ओर निकलती है जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। घुमावदार सड़कों पर वाहन। अपकेंद्री बल कारों को सड़क पर रखता है। अपर्याप्त घर्षण के कारण फिसलन हो सकती है। उपग्रह गुरुत्वाकर्षण से अपकेंद्री बल के कारण कक्षा में बने रहते हैं। पृथ्वी का आकार चपटा गोला आकार भूमध्य रेखा के पास अधिक अपकेंद्री बल के कारण होता है। अपकेंद्री बल का उपयोग करके पदार्थों को तेजी से घुमाकर अलग करते हैं। ज्वार सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण केंद्रापसारी बल का संयुक्त प्रभाव। दाब परिभाषा: दाब प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल है। P बराबर F/A, जहाँ P दाब है और F बल है और A क्षेत्र है। इसे पास्कल PA वायुमंडलीय दाब ATM में मापा जाता है। एक PA बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। 1 ATM बराबर 1.013 ×
105 PA। दाब को प्रभावित करने वाले कारक बल, अधिक बल से अधिक दाब लगेगा, क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल में अधिक दाब व्युत्क्रम संबंध होता है। गहराई तरल पदार्थों में गहराई के साथ दाब में वृद्धि होती है। घनत्व, अधिक सघन तरल अधिक दाब डालता है। तरल पदार्थ का प्रवाह, दाबांतर, प्रेशर डिफरेंस, तरल पदार्थ उच्च दाब वाले क्षेत्रों को कम दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होते हैं। यह सिद्धांत कई प्रणालियों को नियंत्रित करता है, जैसे कि पाइपों में जल की आपूर्ति और शरीर में रक्त परिसंचरण, दाब और ऊंचाई, प्रेशर एंड एल्टीट्यूड। दाब में बदलाव, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है। यह घटना यह उल्लेख करते हैं कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की अधिकता कम क्यों होती है, जिसका असर मानव शरीर क्रिया और प्रदर्शन पर पड़ता है। अधिक ऊंचाई पर चावल पकाना, खाना पकाने में चुनौती। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल का क्वथनांक कम हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे। इसलिए चावल और अन्य खाद्य पदार्थ को पकाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि जल का तापमान इतना अधिक नहीं होता है। जल का क्वथनांक और बढ़ा हुआ दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब पर जल के अणुओं का वाष्प में बदलने के लिए अधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है। प्रेशर कुकर में चावल पकाना, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्योंकि कुकर के अंदर का दाब बढ़ जाता है। इससे चावल और अन्य खाद्य पदार्थ तेजी से पकते हैं, क्योंकि कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में दाब का उपयोग। हाइड्रोलिक लिफ्ट के उपकरण भारी वस्तुओं को उठाने के लिए द्रव दाब के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। पिस्टन का एक छोटा बल लगाने से द्रव के माध्यम से एक बड़ा बल उत्पन्न होता है, जिससे कार, लिफ्ट और एलिवेटर जैसी हाइड्रोलिक प्रणालियों में उठाने की क्षमता मिलती है। दाब का व्यवहारिक अनुप्रयोग। स्ट्रो का उपयोग। जब आप स्ट्रो से खींचते हैं तो आप स्ट्रो के अंदर कम दाब वाला क्षेत्र बनाते हैं। बाहर का उच्च वायुमंडलीय दाब तरल को स्ट्रो के ऊपर धकेलता है, जिससे किसी तरल पदार्थ को आसानी से पिया जा सकता है। सागरीय समीर और स्थल समीर। समुद्री हवाओं का निर्माण, ब्रीजेस फॉर्मेशन। स्थल समीर, रात में भूमि जल की तुलना में तेजी से ठंडी होती है, जिससे भूमि पर उच्च दाब और समुद्र पर कम दाब के क्षेत्र निर्माण होता है, जिसके कारण वायु भूमि से समुद्र की ओर चलती है। सागर समीर, दिन के दौरान भूमि समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होती है, जिससे भूमि पर कम दाब और समुद्र पर अधिक दाब वाले क्षेत्र का निर्माण होता है, जिससे वायु समुद्र से भूमि की ओर चलती है। बादल का निर्माण और वर्षा। बादल बनना, जब कम दाब वाले क्षेत्र में बादल तब बनते हैं जब गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठती है और ठंडी होती है, जिससे नमी को बनाए रखने की इसकी क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे वायु ठंडी होती है, जलवाष्प छोटी छोटी बूंदों में संघनित हो जाता है, जिससे बादल का निर्माण होता है। वर्षा, जब बादल की बूंदें आपस में मिल जाती हैं और काफ़ी भारी हो जाती हैं तो वर्षा बारिश के रूप में गिरती है। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में बदलाव से प्रभावित होता है। मरुस्थल का निर्माण, डेजर्ट फॉर्मेशन। रेगिस्तानी की परिस्थितियाँ। रेगिस्तान अक्सर उच्च दाब वाले क्षेत्रों में बनते हैं, जहाँ शुष्क वायु की अधिकता होती है, जिससे बादल बनना, वर्षा बाधित होती है, इससे शुष्क परिस्थितियों का निर्माण होता है और सीमित मात्रा में वर्षा होती है। PW+ की बात करें, जो PW विशेष है, वायु हवाई जहाज
की उड़ान को संभव बनाती है। किसी विमान के ऊपर उठने लिफ्ट प्रक्रिया दाब के अंतर का लाभ उठाने की एक यांत्रिक क्रियाविधि है। विमान के वक्रित ऊपर पृष्ठ पर वायु का दाब प्रवाह कम दाब सक्शन का क्षेत्र निर्मित करता है, जबकि निचली सतह पर दाब अधिक बना रहता है। दाब का यही अंतर ऊपर की ओर एक बल उत्पन्न करता है जिसे लिफ्ट कहा जाता है। द्रव गतिकी लैमिनर फ्लो। लैमिनर प्रवाह में द्रव समानांतर परतों में प्रवाहित होता है। द्रव में किसी भी बिंदु पर वेग समय के साथ स्थिर रहता है और प्रवाह रेखाएं व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार का प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या एक आयामहीन संख्या जो प्रवाह प्रकार को इंगित करती है कम होती है। उदाहरण के लिए संकीर्ण केशिकाओं के माध्यम से बहने वाला रक्त लेमिनर प्रवाह का अनुसरण करता है, जहां रक्त की प्रत्येक परत दूसरों से आसानी से आगे बढ़ती है। अशांत प्रवाह टर्बुलेंट फ्लो। अशांत प्रवाह अव्यवस्थित होता है तथा द्रव के विभिन्न बिंदुओं पर इसका वेग अनियमित होता है। जब भवंडर या भंवर बनते हैं तो प्रवाह अत्यधिक मिश्रित हो जाता है। अशांत प्रवाह तब होता है जब रेनॉल्ड्स संख्या अधिक होती है, जो दर्शाती है कि जड़त्वीय बल चिपचिपे बलों पर अत्यधिक होते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े पाइप या नदी से बहता पानी अशांत होता है, जिसमें घुमावदार धाराएं और अप्रत्याशित प्रवाह पथ होता है। प्रसार डिफ्यूजन। प्रसार ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कणों जैसे परमाणु या अणु की आंशिक गति है। समय के साथ कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में तब तक फैलते हैं जब तक कि संतुलन नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए फेफड़ों में वायु कोशिकीय झिल्ली के पार लाल रक्त कोशिकाओं के ऑक्सीजन का प्रसार, जहां रक्त की तुलना में वायु कोशिकी में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है। ऑस्मोसिस विसरण की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के आर पार जल का प्रवाह शामिल होता है। कम विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च विलेय सांद्रता वाले क्षेत्र में झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता को संतुलित करने के लिए जाती है। यह असमाटिक दाब द्वारा संचालित होता है। उदाहरण के लिए पादपों की जड़ें ऑस्मोसिस के माध्यम से मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं, क्योंकि जड़ कोशिकाओं की तुलना में मिट्टी में जल की सांद्रता अधिक होती है। डायलिसिस में आकार या सांद्रता के आधार पर एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलेय कणों की चयनात्मक गति शामिल होती है। यह एक घोल से अवांछित कणों जैसे विषाक्त पदार्थ या अपशिष्ट उत्पाद को हटाने के लिए प्रसार का उपयोग करता है, जिससे केवल छोटे अणु झिल्ली से होकर गुजर पाते हैं। किडनी डायलिसिस में एक मशीन किडनी की विफलता वाले रोगियों के रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए एक अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग करती है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि तरल की सतह पर अणु सामंजस्य समान अणुओं के बीच आकर्षक बल के कारण एक शुद्ध आवलक बल का अनुभव करते हैं। यह तरल की सतह पर एक सतह बनाता है जिससे इसका सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ तनाव के कारण पत्ते पर जल की बूंदें ऊपर की ओर उठती हैं और जल के स्ट्रॉ जैसे छोटे कीड़े बिना डूबे जल पर चल सकते हैं। जल की बूंदें गोलाकार आकार लेती हैं क्योंकि सतही तनाव जल के अणुओं को अंदर की ओर खींचती है,
जिससे सतही क्षेत्र जितना संभव हो उतना कम हो जाता है। एक गोले का किसी दिए गए आयतन के लिए सबसे छोटा सतही क्षेत्र होता है, इसलिए यह सबसे कुशल आकार है। केशिका प्रक्रिया भौतिकी स्पष्टीकरण केशिकत्व तब होता है जब तरल स्वचालित रूप से तरल और ट्यूबों की दीवारों के बीच असंजक बलों और तरल के बीच असंजक बलों के कारण एक संकीर्ण ट्यूब से ऊपर उठता या नीचे गिरता है। मेनिस्कस का आकार अवतल, उत्तल या सपाट, यह इस बात पर निर्भर करता है कि द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल केशिका नली द्रव के अणुओं के बीच असंजक बल पर हावी है या नहीं। संसंजक बल अधिक है जिससे चिपकने वाले से संसंजक बल अधिक है तो ऊपर की ओर उत्तल पारा तरल स्तर चित्र में दिखाए अनुसार गिरता है। चिपकने वाला संसंजक बल ऊपर की ओर मुड़ा हुआ जल तरल स्तर केशिका ट्यूब के बढ़ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। उदाहरण के लिए केशिका क्रिया पादपों में जल को जाइलम तक जाने में मदद करती है, जिससे जल ऊपरी पत्तियों तक पहुंच पाता है। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी तापमान परिभाषा तापमान किसी पदार्थ के कणों की औसत गति ऊर्जा को मापता है, जो ये दर्शाता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है। इकाइयाँ सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में मापी जाती हैं। केल्विन एसआई इकाई है जो सीधे निरपेक्ष तापमान से संबंधित है। ऊष्मा तापमान अंतर के कारण स्थानांतरित ऊर्जा, जिसे जूल में मापा जाता है। तापमान किसी पदार्थ के कणों की औसत गति का माप है। अंतर ऊष्मा द्रव्यमान और तापमान अंतर पर निर्भर करती है, जबकि तापमान एक गहन गुण है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। ऊष्मा का स्थानांतरण और चालकता ऊष्मा के अच्छे और खराब चालक। अच्छे कंडक्टर धातु किसी सामग्री को मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊष्मा की तेजी से स्थानांतरित करती है। उदाहरण के लिए चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। खराब कंडक्टर इंसुलेटर लकड़ी या रबर जैसी सामग्री जो ऊष्मा के प्रवाह को रोकती है, जिससे वे इंसुलेशन के लिए उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए कॉर्क, ऊन, कांच, कागज, थर्मोकोल आदि। ऊष्मा रूपांतरण के प्रकार मोड ऑफ हीट ट्रांसफर चालन प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। उदाहरण के लिए लौ में धातु की क्षण संवहन। द्रव गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण। उदाहरण के लिए उबलता पानी, विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें। उदाहरण के लिए सूर्य की ऊष्मा के माध्यम से बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण। विशिष्ट ऊष्माधारिता और इसके अनुप्रयोग। विशिष्ट ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम के तापमान को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है उन्हें गर्म होने या ठंडा होने में अधिक समय लगता है। जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है वे जल्दी गर्म और ठंडे हो जाते हैं। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा। जल को अपना तापमान बदलने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पृथ्वी के जलवायु को स्थिर करती है। अनुप्रयोग की बात करें तो महासागर और जलवायु। महासागरों में जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण बड़ी मात्रा में ऊष्मा संग्रहित होती है। सर्दियों के दौरान महासागर ऊष्मा को धीरे धीरे उत्सर्जित करते हैं, जिससे तटीय क्षेत्र गर्म रहते हैं। सतह क्षेत्र और ठंडा होने की दर के बीच संबंध। रिलेशन बिटवीन सरफेस एरिया एंड रेट ऑफ कूलिंग
शीतलन नियम ऊष्मा हानि की दर, सतह क्षेत्रफल और वस्तु तथा उसके आसपास के तापमान अंतर के समानुपाती होता है। बड़े सतह क्षेत्र के परिणाम स्वरूप तेजी से शीतलन होता है। वस्तु और आसपास के तापमान के बीच बड़े अंतर से शीतलन की दर भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले लोहे की छड़ 15 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कमरे में तेजी से ठंडी होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा की अदृश्य शक्ति। जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण हमारे शरीर का तापमान स्थिर रहता है। हमारे रक्त और कोशिकाओं में उपस्थित जल ऊष्मा को धीरे धीरे अवशोषित करता है और उतना ही गति से उसे उत्सर्जित करता है, जो एक प्राकृतिक ऊष्मीय शील्ड की तरह कार्य करता है और जीवन की अभिक्रियाओं को पूर्णतः संतुलित रखता है। जल अवस्थाएं और विशेष गुण। जल की अवस्थाएं। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, बर्फ, तरल और गैस वाष्प, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तापमान के बदलाव के बिना किसी पदार्थ को अपना अवस्था बदलने, जैसे बर्फ से पानी में के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा। महत्व। गुप्त ऊष्मा बताती है कि बर्फ पिघलने पर बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्यों अवशोषित करती है, जिससे तापमान स्थिर रहता है। जल का अधिकतम घनत्व और जमी हुई झीलें। घनत्व विसंगति। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इससे झीलें पहले सतह पर जम जाती हैं, जबकि सघन गर्म जल नीचे रहता है, जिससे जलीय जीव जीवित रहते हैं। ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी यह विकिरण की सभी तरंगदैर्घ्यों का एक आदर्श अवशोषक और उत्सर्जक है। ब्लैक बॉडी अपने तापमान के आकार पर विकिरण उत्सर्जित करती है। यह सिद्धांत तारों और ग्रहों के ऊष्मा उत्सर्जन को समझने के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस प्रभाव। परिभाषा। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा CO2, जलवाष्प और मीथेन जैसी गैसों के कारण सूर्य की ऊष्मा को रोकना है। यह अत्यधिक ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी को जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा प्रदान करता है। बादल युक्त रातें और ग्रीन हाउस प्रभाव। बादल एक तापीय कंबल की तरह कार्य करते हैं, जो रात के समय ऊष्मा को रोक कर रखते हैं, जिससे वातावरण तेजी से ठंडा नहीं होता। ये ग्रीन हाउस प्रभाव का ही एक स्वरूप है। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्व। इस प्रभाव के बिना पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान के उतार चढ़ाव होगा, जिससे यह जीवन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। क्रायोजेनिक्स -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर पदार्थों का अध्ययन है, जो अतिचालकता जैसे अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है। अनुप्रयोग की बात करें तो क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेशन जैविक सूक्ष्मों को संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, सुपरकंडक्टिंग मटेरियल, MRI मशीनों और पार्टिकल एक्सेलेरेटर जैसे LHC में महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष अन्वेषण रॉकेट प्रणोदन जैसे SLS के लिए क्रायोजेनिक इंजन तरल हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का उपयोग करता है। चिकित्सा अनुप्रयोग। ट्यूमर को हटाने के लिए क्रायोसर्जरी में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोप्रिजर्वेशन प्रजनन उपचार के लिए कोशिकाओं और ऊतकों को अल्ट्रा लो तापमान पर संग्रहित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान संघनित पदार्थ भौतिकी और क्वांटम यांत्रिकी में सामग्रियों का अध्ययन। प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। कुशल परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस द्रवीकरण, उपचार करने वाले वायरस, फेज थेरेपी, हानिकारक बैक्टीरिया का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक मित्र वायरस का उपयोग करती है। केवल हानिकारक सूक्ष्म जीवों माइक्रोब्स को चिन्हित कर ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विरुद्ध एक नवीन उपाय प्रदान करती है, जहां पुरानी दवाएं विफल हो जाती हैं। प्रकाशिकी और ध्वनि। प्रकाश की ऑप्टिक्स।
ऑप्टिक्स प्रकाश एक विकिरणशील ऊर्जा है जो तरंगों में यात्रा करती है। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इसकी वृद्धि पर शोध और चर्चा की है, जिसके अनुसार यह तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करती है। निर्वात में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जो प्रकृति में सबसे तीव्र है। परावर्तन रिफ्लेक्शन परिभाषा: जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तित किरण और सतह पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। व्यवहारिक अनुप्रयोग: दर्पण सौंदर्य सुरक्षा ऑप्टिकल उपकरणों के लिए उपयोग किया जाता है। सौर कुकर खाना पकाने के लिए सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए परवलित दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप और ऑप्टिकल उपकरण छिपी हुई स्थितियों से देखने के लिए प्रतिबिंब सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक घटना मृगतृष्णा का निर्माण वायुमंडलीय परावर्तन का एक उदाहरण है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं विस्थापित दिखाई देती हैं, जिसे आमतौर पर रेगिस्तानों में देखा जा सकता है। अपवर्तन रिफ्लेक्शन परिभाषा: रिफ्रैक्शन अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में एक परिवर्तन आता है। उसकी दिशा में आए इसी परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे स्लेन के नियम के द्वारा वर्णित किया गया था। मुख्य भौतिकी सिद्धांत हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अपवर्तन होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक n को निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम को प्रकाश की गति v के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। n = c/v। अभिसरण सघन माध्यम जैसे हवा से कांच में प्रवेश करते समय प्रकाश धीमा हो जाता है और सामान्य की ओर झुक जाता है। इससे समानांतरण किरणें उन उत्तल लेंस के माध्यम से अभिसारित होती हैं। अनुप्रयोग: हाइपरमेट्रोपी या दूरदृष्टि दोष के लिए कैमरों, माइक्रोस्कोप और सुरक्षात्मक लेंस में उपयोग किया जाता है। डाइवर्जेंस सघन माध्यम के बाहर निकलने वाला प्रकाश की गति बढ़ जाती है। वह विलंब से दूर मुड़ जाता है, जिससे किरणें अवतल लेंस से होकर अलग हो जाती हैं। अनुप्रयोग की बात करें तो निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में और लेजर किरणों के विस्तार में उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग और अवलोकन: चश्मे और कैमरों में लेंस प्रकाशिकी और पदार्थ विज्ञान में प्रगति का उपयोग करते हुए दृष्टि को सही करना। छवियों पर ध्यान केंद्रित करना। कॉन्टैक्ट लेंस हाइड्रोफिलिक सामग्रियों से बने होते हैं जो नमी बनाए रखते हैं, जिससे आराम और स्पष्टता में सुधार होता है। सुबह और शाम के समय लाल आकाश, सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान प्रकाश की छोटी तरंग दैर्घ्य के बिखराव से आकाश में जीवंत रंग दिखाई देता है, जो प्रकाश अपवर्तन और बिखराव के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR परिभाषा: यह तब घटित हो TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परावर्तन रिफ्लेक्शन यह तब घटित होता है जब सघन माध्यम से कम सघन माध्यम की ओर जाने वाला प्रकाश क्रांतिक कोण से ऊपर की सीमा पर पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। क्रांतिक कोण वह अधिकतम कोण है जिस पर प्रकाश सीमा से टकरा सकता है और फिर भी अपवर्तित हो सकता है। इससे आगे प्रकाश पूरी तरह से आंतरिक परावर्तन हो जाती है। व्यवहारिक अनुप्रयोग में
अनुप्रयोग और अवलोकन करें तो ऑप्टिकल फाइबर कम से कम नुकसान के साथ लंबी दूरी का डेटा संचरित करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का उपयोग जिससे दूरसंचार और इंटरनेट प्रौद्योगिकी में क्रांति आएगी। हीरे की चमक TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द्वारा बढ़ाई जाती है जिससे वे कई दिशाओं में प्रकाश को परिवर्तित करता है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। प्रकीर्णन डिस्पर्सन परिभाषा क्या? प्रिज्म से गुजरते समय विभिन्न अपवर्तनांकों के कारण श्वेत प्रकाश का उनके घटक रंगों में पृथक होना। प्रकीर्णन इसलिए होता है क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जिसमें से प्रत्येक की एक अद्वितीय तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ होती है जो प्रिज्म में प्रवेश करने पर एक अलग कोण पर अपवर्तित होती है। बैंगनी प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है सबसे अधिक मुड़ता है, जबकि लाल प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है सबसे कम मुड़ता है। झुकाव का यही अंतर प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित कर देता है जिससे एक दस स्पेक्ट्रम वर्णक्रम का निर्माण होता है। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग और अवलोकन स्पेक्ट्रोस्कोपी खगोल पिंडों में प्रकाश स्पेक्ट्रम लाइट स्पेक्ट्रा का विश्लेषण करता है जो ब्रह्मांड की संरचना को समझने के लिए खगोल भौतिकी में महत्वपूर्ण है। इंद्रधनुष का बनना वर्षा की बूंदों में प्रकाश के प्रकीर्णन अपवर्तन और परावर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाला एक प्राकृतिक घटना है। दर्पण परावर्तक सतहें जो छवि बनाती हैं उन्हें समतल अवतल उत्तल दर्पणों में वर्गीकृत किया जाता है। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग उत्तल दर्पण उन्नत खगोलीय प्रक्षेपण के लिए प्रकाश को एकत्रित करने और केंद्रित करने के लिए दूरबीनों में उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण सुरक्षा अनुप्रयोगों में दृश्य का एक व्यवहारिक क्षेत्र प्रदान करते हैं। यातायात सुरक्षा निगरानी में उपयोगी है। लेंस परिभाषा दूरदर्शी वस्तुएं जो प्रकाश को अपवर्तित कर अभिसारी उत्तल या अपसारी अवतल किरणें उत्पन्न करती हैं। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप छोटे या दूर की वस्तुओं को बड़ा करने के लिए लेंस के संयोजन का उपयोग करते हैं। इससे जैविक और खगोलीय अनुसंधान में सहयोग मिलता है। बायोनिक आँखें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को एकीकृत करके दृष्टि बहाल करने के लिए उन्नत प्रकाशिकी का उपयोग। प्रिज्म ज्यामिति ऑप्टिकल उपकरण जो प्रकाश को अपवर्तित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्राय प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। व्यवहारिक जीवन में अनुप्रयोग प्रिज्म दूरबीन प्रिज्म बाइनोकुलर स्पष्टता बनाए रखते हुए ऑप्टिकल पथ को छोटा करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग जो बाह्य और सैन्य अनुप्रयोगों में आवश्यक है। ब्राउनियन मोशन किसी तरल पदार्थ में निलंबित सूक्ष्म कणों की आंशिक गति जो माध्यम में अणुओं के साथ टकराव के परिणाम स्वरूप होती है। नैनो सामग्रियों और औषधि वितरण प्रणालियों के विकास उनकी गति और कोशिकाओं के साथ अंतरक्रिया को अनुकूलित करने के लिए ब्राउनियन गति को समझना महत्वपूर्ण है। डॉपलर प्रभाव डॉपलर इफेक्ट तरंग के स्रोत के सापेक्ष गतिमान प्रेक्षण के संबंध में तरंग की प्रवृत्ति या तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। व्यवहारिक अनुप्रयोग या अवलोकन करें तो खगोल विज्ञान तारों और आकाशगंगाओं की गति को मापने उनकी गति निर्धारित करने और ब्रह्मांड के विस्तार को
प्रकट करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेड शिफ्ट दूर जाने वाली वस्तुओं को इंगित करता है, जबकि ब्लू शिफ्ट निकट आने वाली वस्तुओं को इंगित करता है। मेडिकल इमेजिंग रक्त प्रवाह का आकलन करने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड में नियोजित हृदय स्वास्थ्य निदान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। गुजरती ट्रेन की आवाज़, ट्रेन के पास आने पर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति बढ़ जाती है, उच्च पिच, और दूर जाने पर घट जाती है, कम पिच। पुलिस रडार गन गति की चालन मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का प्रयोग करती है। खगोल शास्त्री पृथ्वी से दूर जा रहे आकाशगंगाओं से आने वाली प्रकाश में रेड शिफ्ट देखते हैं। जब कोई तारा या आकाशगंगा पृथ्वी की ओर बढ़ती है तो ब्लू शिफ्ट की घटना होती है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के मेडिकल स्कैन में रक्त के प्रवाह और हृदय की धड़कन को मापता है। मौसम संबंधी रडार आवृत्ति परिवर्तन से वायु और तूफान की गति का पता लगाते हैं। पनडुब्बियां लक्ष्यों के सापेक्ष गति निर्धारित करने के लिए सोलर डॉपलर शिफ्ट का उपयोग करती हैं। मानव नेत्र एवं दृष्टि प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है, लेंस से होकर अपवर्तित होता है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है जो मनुष्य के लिए संकेत में परिवर्तित हो जाती है। व्यवहारिक अनुप्रयोग ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी दृष्टि सुधार के लिए लेंस का डिजाइन ऑप्टिकल भौतिकी को समझने, सुरक्षा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर आधारित होता है। बायोनिक नेत्र प्रौद्योगिकी ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर सेंसर का उपयोग करके प्रकाश को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे रेटिना संबंधी बीमारियों का उपचार किया जाता है। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो वायु, जल, ठोस पदार्थ जैसे विभिन्न माध्यमों से तरंगों के रूप में यात्रा करती है। प्रकाश की तुलना प्रकृति ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। माध्यम की आवश्यकता ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति वायु लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड, जल लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड, ठोस पदार्थ जैसे स्टील लगभग 5960 मीटर प्रति सेकंड। गति में अंतर का कारण ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व और प्रत्यस्थता के आधार पर भिन्न होती है। ध्वनि ठोस पदार्थों से तरल पदार्थों की तुलना में अधिक तेजी से यात्रा करती है और गैसों की तुलना में तरल पदार्थों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, क्योंकि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के करीब होते हैं और कंपन को अधिक तेजी से संचालित कर सकते हैं। ध्वनि की इकाई ध्वनि तीव्रता डेसिबल डीबी में मापी जाती है। श्रव्य ध्वनि की सीमा मनुष्य आमतौर पर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज की सीमा के अंदर ही ध्वनि सुन सकते हैं। हाइपरसोनिक और मैक की परिभाषा हाइपरसोनिक मैक 5 से अधिक की गति संदर्भित करता है। ध्वनि की गति से 5 गुना 5 मैक से अधिक की गति को संदर्भित करता है। हाइपरसोनिक मैक संख्या एक आयामहीन इकाई जो किसी वस्तु की गति और आसपास के माध्यम में ध्वनि की गति के अनुपात को दर्शाती है। सोनिक बूम तब होता है जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक तेज गति से यात्रा करती है, जिससे शॉक वेव उत्पन्न होती है जो विस्फोट के समान तेज ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑर्गन पाइप और उसका सिद्धांत। ऑर्गन पाइप एक खोखली ट्यूब के भीतर वायु के स्तंभों के कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि वायु की गति से उत्पन्न होती है जो स्थिर तरंगों का निर्माण करती है, जिससे संगीत के स्वरों का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए बांसुरी, सैक्सोफोन आदि
डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव ध्वनि की आवृत्ति या पिंच में परिवर्तन है जब स्रोत पर्यवेक्षण के सापेक्ष गति करता है। उदाहरण के लिए जब एम्बुलेंस पास आती है तो सायरन की आवाज़ ऊंची हो जाती है, जब दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कम हो जाती है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ध्वनि के अनुप्रयोग मेडिकल इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक अंगों की छवियां बनाने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। नेविगेशन, सोलर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, जल के नीचे की वस्तुओं को नेविगेट करने और उनका पता लगाने के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करता है। ध्वनि उत्तोलन, बिना शारीरिक संपर्क के हवा के छोटे कणों या बूंदों को उठाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करना। ऑप्टिकल तकनीक, ऑडियो तकनीकी, स्पीकर और माइक्रोफोन विद्युत संकेतों को ध्वनि में और इसके विपरीत परिवर्तित करते हैं, जो संचार उपकरणों के लिए आवश्यक है। विद्युत और चुंबकत्व, विशेष आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थ का एक गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम्ब C है। अनुप्रयोग, ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कैपेसिटर में उपयोग किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, परिभाषा कंडक्टर के माध्यम से विद्युत आवेश का प्रवाह है, जिसे एम्पीयर A में मापा जाता है। यह प्रत्यक्ष DC या प्रत्यावर्ती AC हो सकता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पीयर A है। अनुप्रयोग, घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और औद्योगिक मशीनरी को शक्ति प्रदान करता है। DC का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, जबकि AC का उपयोग घरेलू बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है। वोल्टेज, विद्युत विभव, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, विद्युत विभव, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। परिभाषा, सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता में अंतर, जिसे वोल्ट V में मापा जाता है। अनुप्रयोग, विद्युत प्रणालियों के संचालन के लिए आवश्यक उच्च वोल्टेज लंबी दूरी का कुशल बिजली संचरण की अनुमति देता है, जिससे ऊर्जा की हानि कम होती है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। यह उपकरण लंबाई और क्रॉस सेक्शन के साथ बदलता रहता है। अनुप्रयोग, हीटिंग तत्वों जैसे होस्टर, लाइट बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जहाँ नियंत्रित प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, यह बताता है कि धारा I वोल्टेज V के सीधे अनुपातिक और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती हैं। V बराबर I गुणे R। अनुप्रयोग, सर्किट डिजाइन करने में मौलिक तत्व यह सुनिश्चित करता है कि घटक सुरक्षित सीमाओं के भीतर कार्य करें। श्रृंखला और समानांतर सर्किट। परिभाषा, श्रृंखला सर्किट घटक सिरे से सिरे तक जुड़े होते हैं, सभी में समान धारा प्रवाहित होती है। समानांतर सर्किट एक घटक समान बिंदुओं पर जुड़े होते हैं, सभी में समान वोल्टेज प्रवाहित होता है। अनुप्रयोग, श्रृंखला सर्किट का उपयोग ड्रिलिंग लाइटों में किया जाता है, जबकि समानांतर सर्किट का उपयोग घरेलू वायरिंग में किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके उपकरण स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय पदार्थ या गति, विद्युत आवेग के आसपास का क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल अनुभव किया जाता है तथा इसे टेस्ला T में मापा जाता है। प्राकृतिक घटना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को सौर विकिरण से बचाता है और प्रवास के दौरान जानवरों को निगेटिव करने में मदद करता है। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
विद्युत आवेशों और चुंबकीय क्षेत्रों के बीच अंतरक्रिया विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अनुप्रयोग में विद्युत मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक मैग्लेव ट्रेन और MRI मशीनों सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में आवश्यक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम परिभाषा सर्किट के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन विद्युत चालक बल EMF को प्रेरित करता है। अनुप्रयोग विद्युत जनरेटर में उपयोग किया जाता है, जहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह वायरलेस चार्जिंग तकनीकी में भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और घरेलू उपकरणों में पाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर कुशल बिजली संचरण के लिए वोल्टेज स्तरों को समायोजित करते हैं, जिससे लंबी दूरी पर ऊर्जा की क्षति कम होती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI ऊतकों की विस्तृत छवियां बनाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है, जिससे चिकित्सा निदान में क्रांति आती है। वायरलेस संचार विद्युत चुंबकीय तरंगें वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल संचार जैसी तकनीकों में उपयोगी हैं। प्राकृतिक घटना अरोरा ये सूर्य के आवेशित कणों के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क के कारण होता है, जिससे ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश का अद्भुत प्रदर्शन होता है। बिजली का एक प्राकृतिक निर्वहन जो बादलों और भूमि के बीच विद्युत आवेश में अंतर के कारण होता है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त रसायन विज्ञान के प्रत्येक पक्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग दवाओं से लेकर खाद्य पदार्थों तथा सफाई में प्रयुक्त होने वाले एंटी एजेंटों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि तक किया जाता है। इस भाग में अंतर्गत रसायन विज्ञान जीवन के प्रत्येक पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रयोग दवाओं से लेकर खाद्य पदार्थों तथा सफाई में प्रयुक्त होने वाले एजेंटों के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों इत्यादि तक किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत दवाओं, खाद्य पदार्थों, सफाई वाले एजेंटों और विभिन्न कारणों से समाचारों में आने वाले महत्वपूर्ण रसायनों इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दवाइयाँ और औषधियाँ। दवाइयाँ रासायनिक यौगिक हैं जो रोगों के इलाज के लिए जैविक प्रणालियों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं। गलत उपयोग में इसके विषाक्त प्रभाव भी हो सकते हैं। कीमोथेरेपी का क्षेत्र चिकित्सीय उपचार में रसायनों के उपयोग को संदर्भित करता है। इस खंड में हाल ही में की गई दवाओं की खोज और आवश्यक चिकित्सा रसायनों इत्यादि को भी शामिल किया गया है। औषधियों का वर्गीकरण। औषधि प्रभाव उदाहरण में पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक, इबुप्रोफेन, एनाल्जेसिक, क्लोरोक्विन, एंटी मलेरियल शामिल है। रेमडेसिविर और पैक्सलोविड कोविड-19 के लिए जैसी नई दवाओं पर भी चर्चा की गई है। दवा की क्रियाशीलता। एंटीवायरल दवाएं जैसे फेविपिराविर जैसी दवाएं वायरस प्रतिक्रिया पर कार्य करती हैं, जबकि एंटीहिस्टामाइन जैसे कि लोराटाइडिन और सेटिरिजिन एलर्जी प्रतिक्रियाओं में डिज़ाइन की प्रक्रिया को रोकते हैं। रासायनिक संरचना। सल्फोनामाइड्स जैसी सल्फर डाइऑक्साइड जैसी दवाओं को संरचनात्मक समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे उनकी गतिविधि की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। आणविक लक्ष्य प्रोटीन और
न्यूक्लिक एसिड के अलावा नई दवा विकास एंजाइमों जैसे कि HIV उपचार में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन अवरोधक और रिसेप्टर्स जैसे कोविड-19 में ACE2 को लक्षित करते हैं। औषधि आधारित इंटरजेक्शन दवा के लक्ष्य के रूप में एंजाइम अवरोधक जैसे कि नेविरापीन HIV और नई दवाओं जैसे कि निर्माट्रेलवीर कोविड-19 के लिए एक प्रोटीज अवरोधक ये बताते हैं कि दवाएं सक्रिय साइटों के साथ कैसे अंतरक्रिया करती हैं। दवा के रूप में रिसेप्टर्स नालोक्लोसोन ओपियोइड ओवरडोज उपचार में उपयोग की जाने वाली जैसी दवाओं द्वारा लक्षित ओपियोइड रिसेप्टर्स दर्द और लत के प्रबंधन में महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में हालिया प्रगति मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टोसिलिजुमैब और रेजेनरॉन के एंटीबॉडी कॉकटेल जैसी दवाओं को कोविड-19 के इलाज के लिए निर्मित किया गया है। इम्यूनोथेरेपी पेम्ब्रोलिजुमाब कैंसर के लिए जैसी दवाओं ने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का दोहन करने के लिए कार्य किया है। औषधियों की उपचारात्मक क्रिया यह खंड चिकित्सा स्थितियों में प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट दवाओं पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें आधुनिक सफलताओं और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाले उपचारों को शामिल किया गया है। एंटासिड सिमेटिडाइन रेनिटिडाइन के साथ साथ एसिमोप्राजोल और पेंटाप्राजोल जैसे नए एंटासिड लोकप्रिय प्रोटॉन पंप अवरोधक PPI हैं जो पेट के एसिड को प्रभावी रूप से कम करते हैं। एंटीहिस्टामाइन ब्रोमफेनिरामाइन और टेरफेनाडाइन के अलावा फेक्सोफेनाइन एलेग्रा जैसी आधुनिक एंटीहिस्टामाइन का उपयोग कम शामक दुष्प्रभावों के कारण व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल रूप में सक्रिय दवाएं ट्रैंक्विलाइजर क्लोनाजेपस और अल्प्राजोलम जैसी नई दवाएं आमतौर पर चिंता और घबराहट संबंधी विकारों को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। एनाल्जेसिक ऑक्सीकोडोन और फेंटेनॉल हालांकि दर्द में राहत के लिए प्रभावी हैं, लेकिन ओपियोइड संकट में इसकी भूमिका के कारण यह उपयोगी है। रोगाणुरोधी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन और फ्लोरोम्फेनॉल के अलावा एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीमाइक्लिन, कार्बापेनम जैसी दवाओं का उपयोग उनके व्यापक स्पेक्ट्रम प्रभावों के लिए किया जाता है। कोलिस्टिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक हाल ही में प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में इसके उपयोग के कारण चर्चा में रहा है। एंटीसेप्टिक्स और कीटनाशक हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल विशेष रूप से कोविड-19 महामारी में कीटाणुरोधन और सैनिटाइजर के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। प्रजनन रोधी दवाएं एंटी-फर्टिलिटी ड्रग्स लेवोनॉर्गेस्ट्रेन और मिफेप्रिस्टोन का उपयोग आमतौर पर आधुनिक गर्भ निरोधक में नोरेथ्रिड्रोन और एथिनिल एस्ट्राडियोल के साथ किया जाता है। आधुनिक गर्भ निरोधक में लेवोनोगेस्ट्रेल और मिफेप्रिस्टोन का उपयोग आमतौर पर
नोरेथिनड्रोन और एथिनिल एस्ट्राडियोल के साथ किया जाता है। भोजन में रासायनिक यौगिकों में रक्षक, मिठास, स्वाद वाले एजेंट शामिल हैं। हाल ही में कुछ खाद्य योजकों को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। कृत्रिम मिठास, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, सैकराइन और एस्पार्टेम के अलावा सुक्रालोज, स्प्लेंडा और स्टीविया अब कम कैलोरी वाले स्वीटनर के रूप में लोकप्रिय हैं। स्टीविया एक पौधा आधारित स्वीटनर है जिसे इसकी प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए बढ़ावा दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले रसायन यदि सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सोर्बेट का उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए रसायन के रूप में किया जाता है, लेकिन संभावित कैंसरकारी के रूप में BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। समाचार में रहे रसायन टाइटेनियम डाइऑक्साइड कैंडी और टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अध्ययनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण विवादास्पद रहा है, जिसके कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगाने की संभावना है। खाद्य पैकेजिंग में बिस्फेनॉल A BPA भी अपने संभावित हार्मोनल प्रभावों के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। सफाई एजेंट प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि उनके पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में हाल ही चिंताओं ने सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल विकल्पों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। साबुन, सोडियम पॉमिटेट और सोडियम स्टीरेट जैसे पारंपरिक साबुन का उपयोग जारी है, लेकिन पाम ऑयल, वनों की कटाई सहित साबुन उत्पादों के पर्यावरण प्रभाव विवाद का मुद्दा है। सिंथेटिक डिटर्जेंट जैसे सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट कठोर जल में उनकी दक्षता के लिए पसंद किए जाते हैं। नए फार्मूलेशन अब प्रदूषण को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, जल प्रदूषण में उनकी भूमिका के कारण डिटर्जेंट में फॉस्फेट का उपयोग कम हो गया है। कॉस्मेटिक और सफाई उत्पादों में पाए जाने वाले स्क्रबिंग एजेंट में माइक्रोप्लास्टिक को पर्यावरणीय खतरों के कारण कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। दैनिक जीवन और समाचार में रहे प्रमुख रासायनिक तत्व विभिन्न उद्योगों और उत्पादों में अक्सर उपयोग किए जाने वाले कुछ रासायनिक पदार्थों में अपने पर्यावरण, स्वास्थ्य या इससे संबंधित कानूनी चिंताओं की वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। PFAS फ्लोरोएल्काइल पदार्थ हमेशा के लिए रसायन के रूप में जाने जाने वाले PFAS जल आपूर्ति को दूषित करने के लिए समाचारों में रहे हैं। नॉन-स्टिक कुकवेयर, खाद्य पैकिंग और अग्निशमन फोम में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं। ग्लाइफोसेट, इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले के कारण
शाकनाशी पर कैंसर से संभावित प्रभाव के कारण मुकदमे दायर किए गए हैं। दुनिया भर के देश कृषि में इनके उपयोग को लेकर चिंतित हैं। बीपीए और फैथलेट्स प्लास्टिक में पाए जाने वाले ये दोनों रसायन अपने विघटनकारी गुणों के कारण सरकार की जांच के दायरे में हैं। बीपीए मुक्त उत्पाद अब उच्च मांग में हैं क्योंकि उपभोक्ता सुरक्षित विकल्प तलाश रहे हैं। एस्पार्टम बाजार में बिकने वाला एक कृत्रिम स्वीटर है। इसमें अमीनो एसिड होते हैं और अन्य अमीनो एसिड की तरह कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में कम कैलोरी वाले स्वीटर एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि एस्पार्टम टेबल शुगर से कई गुना मीठा होता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में एस्पार्टम से बने खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण पर कम कैलोरी देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड गोंद और फर्नीचर जैसे घरेलू उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मल्डिहाइड को कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एयर फ्रेशनर और कॉस्मेटिक्स में इसकी मौजूदगी को लेकर चिंताओं के कारण सख्त नियम बनाए गए हैं। ट्राइक्लोरोसिन जिसे लंबे समय तक उच्च स्तर के संपर्क में रहने पर हानिकारक माना जाता है, टॉयलेटरीज में सबसे अधिक मौजूद होता है। ऑक्सीबेंजोन सनस्क्रीन में पाए जाने वाला यह रसायन कोरल रीफ को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। हवाई और अन्य क्षेत्रों में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए ऑक्सीबेंजोन युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पारित किए गए हैं। पीईटी पॉलीइथीन टेराफ्थलेट इस प्लास्टिक का व्यापक स्तर पर पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से बोतलों और कंटेनरों के लिए। पीईटी की गुणवत्ता उनके अनुप्रयोग, आणविक भार और उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना पकाने का तापमान मुख्य रूप से ढक्कन के छेद के क्षेत्रफल, लौ के तापमान और ढक्कन के वजन पर निर्भर करता है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जब सूर्य की रोशनी वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए उत्तरदायी भौतिक घटनाएं फैलाव, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकण TiO2 एक अत्याधुनिक उपयोगी नैनो पदार्थ है जिसकी अद्वितीय विशेषताएं उनके उच्च सतह क्षेत्र में आयतन अनुपात के कारण होती है। ये विशेषताएं पेंट और कोटिंग्स में उत्कृष्ट यूवी संरक्षण, सूक्ष्मता क्षमता और सफेदी एवं चमक में वृद्धि जैसे लाभ प्रदान करती है। PET1 प्लास्टिक का प्रकार पॉलीथीन टेराफ्थलेट PET और PETE उपयोग। PET1 का पानी की बोतलों में, शीतल पेय की बोतलों में, खाद्य पैकेजिंग में। रिसाइक्लिंग क्षमता फाइबर कंटेनरों में आसानी से पुनर्चक्रित किया जा सकता है। PET2 उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन
दूध के कंटेनर, डिटर्जेंट की बोतलों, किराने की थैलियों में प्रयोग होता है PET2। रिसाइक्लिंग क्षमता पाइपों, प्लास्टिक लकड़ी में पुनर्चक्रित होता है PET3। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, यह पाइप विनाइल क्लोरीन खिलौने शावर पर्दे में यूज होता है। रिसाइक्लिंग क्षमता विषैले योजकों के कारण शायद ही कभी पुनर्चक्रित किया जाता है PET4। कम घनत्व वाली पॉलीथीन LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। उपयोग प्लास्टिक बैग, सिकुड़ने वाले आवरण, निचोड़ने योग्य बोतलें। रिसाइक्लिंग क्षमता रिसाइकिल करना कठिन लाइनर टाइल्स के लिए उपयोग किया जाता है PET5। पॉलीप्रोपाइलीन PPP। उपयोग दही कंटेनर, बोतल के ढक्कन, स्ट्रॉ, दवा की बोतलें। रिसाइक्लिंग क्षमता ट्रे, केबल, लाइट आदि में पुनर्चक्रित किया जा सकता है PET6। प्लास्टिक के प्रकार पॉलीस्टीरीन PS। सामान्य उपयोग डिस्पोजेबल कप, प्लेट, भोजन ट्रे, अंडे के डिब्बे। रिसाइक्लिंग क्षमता में पुनर्चक्रण करना कठिन है। इंसुलेशन पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की मूलभूत विशेषताएं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है और इसे कई विशिष्ट क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंतर्गत आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, व्यवहारिक उत्पत्ति इत्यादि शामिल हैं। कोशिका विज्ञान। कोशिका को जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका सभी जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। एक कोशिका स्वतंत्र रूप से स्वयं की प्रतिकृति बना सकती है, इसलिए इन्हें जीवन के निर्माण खंडों के रूप में जाना जाता है। कोशिका विशेष रूप से सूक्ष्म आकार की होती है। अपवादों के साथ साथ सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का व्यास 10 से 100 UM होता है, जबकि अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 1 से 10 UM होता है। जीवन की उत्पत्ति कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तत्वों के समूह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। कोशिकाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। जटिलता के आधार पर कोशिकाओं को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें अच्छी तरह से परिभाषित झिल्ली बद्ध नाभिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें अच्छी तरह से परिभाषित झिल्लीबद्ध नाभिक नहीं होते हैं। घटकों के आधार पर यूकैरियोटिक को जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर तक कोशिका भित्ति होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। कोशिका का आकार। प्रोकैरियोटिक में आमतौर पर व्यास 0.2 से 2 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार आमतौर पर व्यास 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। उदाहरण के लिए प्रोकैरियोटिक का उदाहरण बैक्टीरिया और आर्किया, यूकैरियोटिक का उदाहरण जंतु और पादप। प्रोकैरियोटिक में नाभिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक में नाभिक उपस्थित होता है। झिल्ली संलग्न अंग। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है झिल्ली संलग्न अंग। यूकैरियोटिक में वर्तमान उदाहरणों में लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट शामिल होते हैं। कशाभिका, फ्लैगेला। प्रोकैरियोटिक में 2 प्रोटीन निर्माणक ब्लॉकों से मिलकर बनता है फ्लैगेला। यूकैरियोटिक में जटिल होता है, एक से अधिक सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बनता है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक में आमतौर पर मौजूद होता है, रासायनिक रूप से जटिल होता है। यूकैरियोटिक में केवल पादप
कोशिकाओं और ऊतक हैं। केवल पादप कोशिकाओं और कवक में रासायनिक रूप से सरल सेल वाल होती है। प्लाज्मा झिल्ली स्टेरॉयड के साथ प्रोकैरियोट में आमतौर पर नहीं होती। प्लाज्मा झिल्ली स्टेरॉयड के साथ और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली स्टेरॉयड के साथ होती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग नहीं होती है। यूकेरियोटिक में साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन और माइक्रोप्लास्टिज्म स्ट्रिंग होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में छोटे होते हैं, यूकेरियोटिक में बड़े होते हैं। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में द्विविखंडन बाइनरी फिजन होता है और यूकेरियोटिक में समसूत्री विजन मिटोसिस होता है। गुणसूत्र की संख्या प्रोकैरियोटिक में एक लेकिन वास्तविक गुणसूत्र नहीं होता है और यूकेरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। प्रजनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, केवल डीएनए अंगों का स्थानांतरण संयुग्मन होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन शामिल होता है। पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच अंतर। पादप कोशिका आमतौर पर जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं से छोटी होती हैं। पादप कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं, जिनमें मध्य लैमेला प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति शामिल है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में प्लाज्मोडियम अनुपस्थित होती है। प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। प्लाज्मोस्टोमाटा पादप कोशिका में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट रिक्तिका बड़ी और स्थायी होती है। पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तियाँ छोटी और अस्थायी होती है। पादप कोशिका में टोनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में टोनोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में पादपों के निचले भाग की गतिशील कोशिका को छोड़कर तारक केंद्रक सेंट्रियोल्स अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में तारक केंद्रक सेंट्रियोल्स उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका की परिधि पर केंद्रक उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका के केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम अत्यंत दुर्लभ होते हैं। जंतु कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में भंडारण सामग्री स्टार्च अनाज है। जंतु कोशिकाओं में भंडारण सामग्री ग्लाइकोजल कणिकाएं हैं। कोशिका के घटक कोशिका संरचना विभिन्न जीवों के मध्य भिन्न होती है, लेकिन अनुसंधानों के अनुसार सभी कोशिकाएं कुछ स्तरों पर एक दूसरे के समान होती हैं। कोशिकाओं की समान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण होता है जिसमें कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। यह एक न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है जिसमें छिद्र होते हैं जैसे जो जैव द्रव्य के साथ पदार्थों के आदान प्रदान की अनुमति देते हैं। केंद्रक जीन अभिव्यक्ति को विनियमित करता है और विकास तथा प्रजनन जैसी कोशिकाएं क्रियाओं का समन्वय करता है। पशु कोशिका और पादप कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है। हालांकि कुछ विशेष स्थितियों में पादप कोशिका में कई केंद्रक होते हैं। इनकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द कार्ल बेंडा 1898 द्वारा किया गया था। कोशिका के ऊर्जा केंद्र के रूप में संदर्भित माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकाएं श्वसन के माध्यम से ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी दोहरी झिल्ली संरचना होती है जिससे ऊर्जा उत्पादन के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए आंतरिक झिल्ली
क्रिस्टली में मुड़ी होती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। आंतरिक झिल्ली तंत्र एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कई कोशिकाओं को एक साथ एक आंतरिक झिल्ली तंत्र एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के रूप में माना जाता है क्योंकि उनके कार्य समन्वित होते हैं। इसमें अंतरप्रद्रवी झिल्लिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रेतिकाएं वैक्यूल्स शामिल होते हैं। अंतरप्रद्रवी झिल्लिका, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका के अंदर झिल्लियों का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से प्रोटीन और अम्ल अणु संचालित होते हैं। खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ ईआर, इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सक्रिय रूप से भाग लेता है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ ईआर, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण ये चिकने दिखाई देते हैं और लिपिड के संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थल है। जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन एसईआर में संश्लेषित होते हैं। गोल्जी एपैरेटस, एक गोल्जी निकाय जिसे गोल्जी निकाय के रूप में जाना जाता है, एक कोशिका अंग है जो प्रोटीन और लिपिड कणों को संसाधित करने और संग्रहित करने में मदद करती है। लाइसोसोम, ये झिल्ली से बंधे कोशिका अंग है जिसमें विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोशिका के हिस्से को नष्ट करने और तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे कोशिका को विषय मुक्त करने में मदद मिलती है। ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगजनकों को भी नष्ट करने और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन्हें कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहा जाता है क्योंकि ये कोशिकाओं में आत्मविनाश में सहायता करते हैं। राइबोसोम आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने जटिल कण होते हैं जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80s के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s के नाम से जाना जाता है। स्वेडबर्ग की इकाई के लिए है। यह अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व और आकार की माप है। क्लोरोप्लास्ट, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होते हैं, जहाँ पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवालों में पाए जाते हैं। इस अंग में दोहरी झिल्ली होती है और ये पादप कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिक्तिकाएं वैक्यूल्स, यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक झिल्ली युक्त स्थान है जिसमें जल उत्सर्जन उत्पाद और अन्य सामग्रियां होती हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। बड़ी रिक्तिकाएं टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी हुई होती हैं। पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती हैं। कोशिका द्रव जेली जैसे पदार्थ हैं जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के स्थान को भरता है। पादप और जंतु कोशिका की कोशिकाओं में कोशिका द्रव होता है, हालांकि इसकी संरचना और स्वरूप में थोड़ा अंतर हो सकता है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम लिपिड द्विपरत होती है।
परत होती है जो कोशिका को घेरती है, संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह फास्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी सीमा होती है, जबकि पादप कोशिका में झिल्ली कठोर कोशिका भित्ति के नीचे स्थित होती है। स्टेम कोशिकाएं या शेल स्टेम कोशिकाएं विशिष्ट मानव कोशिकाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि मांसपेशी कोशिकाएं या मस्तिष्क कोशिकाएं विकसित करने की क्षमता होती है। स्टेम कोशिका एक अपरिपक्व कोशिका होती है जो विभाजित होकर समान कोशिकाएं निर्मित कर सकती हैं तथा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में विकसित हो सकती है। कोशिका सामर्थ्य सेल पोटेंशी एक कोशिका की अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित करने की क्षमता। स्टेम सेल के प्रकार टोटिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं। ये स्टेम कोशिकाएं मानव शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ह्यूमनस जाइगोट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये स्टेम सेल मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होते हैं बजाय उन कोशिकाओं के जो गर्भ से भ्रूण के निर्माण तथा विकास में आवश्यक है। उदाहरण के लिए भ्रूण स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं अधिक विशिष्ट होती हैं। ये संबंधित उत्पादकों के अनुसार उन्हीं कोशिकाओं में ही विकसित हो सकती हैं जिनमें वे पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अस्थि मज्जा स्टेम कोशिकाएं विभिन्न रक्त कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं, लेकिन त्वचा कोशिकाओं में नहीं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं ये रक्त कोशिकाओं से प्राप्त होती हैं, जिन्हें भ्रूण जैसी प्लूरिपोटेंट अवस्था में पुनः विकसित हो गया है। मूल कोशिका प्रकारों में विचलन, वायरस, विषाणु ये अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय परजीवी होते हैं। विरियॉन्स विषाणु और वेरियन के बीच मुख्य अंतर यह है कि विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, जबकि विरियन वायरस का सक्रिय संक्रमण रूप है। वायरोइड्स ये संक्रामक एजेंट होते हैं जिनमें बिना किसी सुरक्षात्मक परत जैसी प्रोटीन परत के बिना केवल नग्न आरएनए होते हैं। ये पादप को संक्रमित करते हैं, लेकिन जीवन की किसी अन्य रूप में नहीं और मेजबान कोशिकाओं को नष्ट करके स्वयं को उनके स्थान पर ढाल लेते हैं। वायरॉइड जीनोम आरएनए के छोटे एकल जालीनुमा वृत्त हैं जो केवल 250 से 400 आधार लंबे होते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध पारस्परिक रूप से उपयोगी संबंध है। शैवाली घटक को फाइकोबियोन्ट और कवक घटक को माइकोबियोन्ट कहा जाता है। क्रमशः स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, यानी कि फाइकोबियोन्ट स्वपोषी है और माइकोबियोन्ट विषमपोषी है। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं। कवक अपने सहयोगियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं तथा खनिज पोषक तत्वों और जल को अवशोषित करते हैं। लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विषाणु समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जैविक इकाइयाँ हैं।
समुद्री जल के प्रत्येक मिलीमीटर में लगभग 10 मिलियन विषाणु पाए जाते हैं। समुद्री विषाणु जैसे साइनोफेज और बैक्टीरियोफेज फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरिया और अर्किया को संक्रमित करते हैं। इस प्रकार जैव भूरासायनिक चक्रों को संचालित करते हैं। विषाणु अपनी मेजबान होस्ट कोशिका के प्रतिलेखन तंत्र को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए एडेनोवायरस AD5 E1A/E1B प्रोटीन का उपयोग करके RNA पॉलीमरेज सेकंड को हाईजैक कर लेते हैं। इसमें साइक्लिन E और वायरल जीनों की अभिव्यक्ति 10 से 100 गुना बढ़ जाती है और इंटरफेरॉन बीटा IFNP बीटा का उत्पादन दब जाता है। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। सामान्यतः ऊतकों का आकार एवं आकृति समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानताएं पाई जाती हैं, किंतु उसकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतुक ऊतक। पादप ऊतक स्थिर या अचल होते हैं तथा उनका सहायक ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है। विभाजित होने की उनकी क्षमता के आधार पर पादपों के ऊतकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस या अधिचर्म के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें आमतौर पर सरल स्थायी ऊतक होती हैं। ऐसे ऊतकों को सरल स्थायी ऊतक कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। प्रकार निम्नलिखित हैं। पैरेन्काइमा, इसमें पतली कोशिका भित्ति वाली अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। ये सेल्यूलोज से निर्मित होती हैं। कोलेनकाइमा, ये पादप में विभिन्न भागों जैसे प्रतान डेंड्रिल्स और लताओं के तने को बिना टूटे मुड़ने में सहयोग करता है। कोशिका भित्ति कोनों पर असमान रूप से मोटी होती हैं और जिनमें सेल्यूलोज और पेक्टिन उपस्थित होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा, यह वह ऊतक है जो पादप को कठोर और मजबूत बनाता है। जटिल स्थायी ऊतक जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं एक सामान्य कार्य करने के लिए समन्वय स्थापित करती हैं। उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम ऐसे जटिल ऊतकों के उदाहरण हैं। ये दोनों संवाहक ऊतक हैं और एक संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम में ट्रैकेट्स वाहिनिका
वहिनिका वाहिकाएं जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर होते हैं। ट्रैकेट्स और वाहिकाएं निकाल कर नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। जाइलम ये जल और खनिजों को लंबवत रूप में संवहन करने में सहयोग करती हैं। फ्लोएम 5 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। चालनी कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम रेशे, फ्लोएम पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक भोजन पहुंचाती हैं। केशिकत यदि केशिकत की घटना न होती तो केरोसिन लैंप का उपयोग कठिन होगा। ब्लॉटिंग पेपर कार्य नहीं करता है। जब हम जो बड़े वृक्ष देखते हैं वे पृथ्वी पर नहीं उगते हैं। पौधों का प्रत्यारोपण धान, टमाटर, प्याज, बैगन, गेंदा, गुलदाउदी, पपीता और तंबाकू जैसी फसलों के लिए रोपाई आवश्यक है। इससे जड़ों का बेहतर विकास सुनिश्चित होता है। छोटे पौधों को कीटों और खरपतवारों से सुरक्षा मिलती है और खेतों में रोपण से पहले नर्सरी में जगह का बेहतर उपयोग होता है। धान के उपयोग के लिए परंपरागत रूप से रोपण का उपयोग जल संचयी परिस्थितियों में है। जल का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और पौधों की अच्छी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हालांकि चावल सघनता प्रणाली SRI ने रोपण की आवश्यकता को समाप्त करके चावल की खेती की क्रांति ला दी। SRI में बेहतर जल विकास और पत्तियां विकसित करने के लिए छोटे पौधों को खेत में समान अंतराल पर लगाया जाता है। यह विधि मिट्टी को लगातार जल भराव के स्थान पर नम रखकर पानी की खपत को कम करती है तथा और बीच में सूखने से सूक्ष्म जीवों की गतिविधि को बढ़ावा देती है। बीज, पानी और श्रम की आवश्यकता को कम करते हुए पैदावार बढ़ाने के कारण SRI पारंपरिक रोपण विधि का एक टिकाऊ और संसाधन कुशल विकल्प बनकर उभरा है। पौधों का वानस्पतिक प्रजनन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें नए पौधे, जड़ें, तने, जड़, पत्तियां या कलिकाओं जैसी वनस्पति भागों में उगते हैं। ये तकनीकी बीज निर्माण की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए आनुवंशिक रूप से समान संतान सुनिश्चित करते हैं और तेजी से प्रजनन करते हैं। वनस्पति प्रजनन एवं उगाए जाने वाले सामान्य पौधे और फसलों में आलू, कंद, गन्ना, तना, कलम, केला, शक्कर, अदरक और हल्दी, राइजोम, प्याज और लहसुन कंद शामिल है। सजावटी पौधे में गुलाब, हिबिस्कस और चमेली को तने की कमल से उगाया जाता है, जबकि ब्रायोफिलम पत्ती की कलियों के माध्यम से प्रजनन करता है। यह प्रक्रिया पौधे की विशिष्ट ऊतकों से पुनर्जीवित होने के प्राकृतिक क्षमता का लाभ उठाकर काम करती है। उदाहरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियों जैसे नमी और तापमान में कटिंग या कलियों में आकस्मिक जड़ें विकसित होती हैं जिससे नई वृद्धि होती है। ये विधि एक रूप और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। इसमें उपज बढ़ती है और उन पौधों का प्रसार संभव हो पाता है जो व्यवहार बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। भारत में गन्ने की कृषि की वर्तमान प्रवृत्तियाँ जब बड़ चिप सेटिंग को नर्सरी में उगाया जाता है और खेतों में प्रत्यायोजित किया जाता है तो बीजों की व्यापक बचत होती है। गन्ने की कृषि ऊतक संवर्धन से
अवशेषों का उपयोग किया जाता है। जंतु कोशिकाओं को एक साथ समूहीकृत किया करके जंतु ऊतक बनाए जाते हैं। ये ऊतक अपनी संरचना, कार्य और उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। जंतु ऊतकों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। एपिथीलियम या उपकला ऊतक, ये शरीर और अंगों के सुरक्षात्मक आवरण और आंतरिक परत बनाते हैं। ये ऊतक विकास के दौरान सबसे पहले विकसित हुए और भ्रूण के विकास के दौरान सबसे पहले बने। ये भ्रूण के एक्टोडर्म और मेसोडर्म और एंडोडर्म से विकसित होते हैं। संयोजी ऊतक, ये भ्रूण को मेसोडर्मल कोशिकाओं में विकसित होते हैं। शरीर में अन्य ऊतकों को सहारा देते और बांधे रखते हैं। मवेशी ऊतक, ये भ्रूण के मेसोडर्म में विकसित होता है। यह गति और संचलन में मदद करता है, हड्डियों और अन्य संरचनाओं को सहारा देता है। तंत्रिका कोशिका, ये परिधि और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। ये भ्रूण के एक्टोडर्म में विकसित होता है। इसमें तंत्रिका आवेग को शुरू करने और प्रसारित करने की क्षमता होती है। जब जीवन अपने ही नियमों का उल्लंघन करता है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर भी प्रकृति में कुछ अपवाद मौजूद हैं। वायरस बिना कोशिकाओं के जीवित रहते हैं और केवल मेजबान के अंदर ही प्रजनन करते हैं, जबकि स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाएं अपना केंद्र खो देने के बावजूद जीवित रहती हैं। इस प्रकार जीव विज्ञान के नियमों को शांतिपूर्वक परिवर्तित कर देती हैं। मानव शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर विज्ञान मोटे तौर पर निम्नलिखित अध्ययन: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। पाचन तंत्र में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट, सहायक अंग, यकृत अग्नाशय पित्ताशय शामिल है। जीआई ट्रैक्ट के अंग मुख, लार, एंजाइम, ग्रासनली, भोजन का परिवहन, पेट भोजन में मिलाता और पेप्सिन और HCl स्रावित करता है। छोटी आंत पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। बड़ी आंत पानी अवशोषित करती है और मल का निर्माण करती है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो पाचन के दौरान प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तोड़ता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि वसा के पाचन के लिए पित्त स्रावित करता है, हानिकारक पदार्थों को विष मुक्त करता है। अग्नाशय बहिर्स्रावी कार्य प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के पाचन के लिए एंजाइम स्रावित करता है। अंतःस्रावी कार्य रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागाइन का स्राव करता है। ऐसा है क्या? कोमल बोली डाटा ऑन कर दो। श्वसन तंत्र, श्वसन वायुमंडल से ऑक्सीजन O2 और कोशिकाओं द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से O2 का आदान प्रदान है। जीवों में श्वसन क्रिया विधि उसके आवास और जटिलता के अनुसार भिन्न होती है। भिन्न अकशेरुकी